नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मौसम और जलवायु क्या है और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय तापमान, आर्द्रता क्या है और वर्षा के घटक कौन कौन से हैं। और मुख्य रूप से इस बात को समझेंगे कि पवन की जो रफ्तारें हैं, जो आंधी आती है उसमें कितनी रफ्तारें में क्या क्या हो सकती है और क्या क्या होती है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं मौसम और जलवायु। मौसम जो है एक छोटे से क्षेत्र से इनका लगाव है, यानी यह एक छोटे से क्षेत्र के तात्पर्य से, मान लीजिए इस गांव और उस गांव में दोनों अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मान लीजिए थोड़ा सा आपको ठंड महसूस हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा नॉर्मल महसूस हो सकता है। तो यह एक तरफ से छोटे से क्षेत्र कह सकते हैं, जो गांव भर तक ही सीमित रहता है। एक बड़े क्षेत्र नहीं ले सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट नहीं ले सकते हैं, एक स्टेट नहीं ले सकते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन जलवायु जो होता है वह पूरे स्टेट लेवल का होता है, जो बताता है कि आज बिहार में या इस वर्ष बिहार में इतना परसेंट पानी होने वाला है, बारिश होने वाला है, या इतनी रफ्तार से हवाएं चलेगी बराबर। ये सब जलवायु के अंतर्गत आती है, जो एक लंबे समय तक का अनुभव प्रदान करती है। यह वायुमंडलीय दाब के अनुसार तय किया जाता है कि जो मौसम है वो कैसे रहने वाली है। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? तो बैरोमीटर। जब बैरोमीटर जो है सो ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वह संकेत देता है कि वायुमंडलीय वातावरण जो है वो साफ रहेगी, लेकिन जब वो नीचे की तरफ तेजी से अगर गिरने लगे तो वह संकेत देता है कि अब मौसम खराब है या आंधी तूफान चक्रवात कुछ आने वाला है। ठीक है ना? तो याद रखना है, वायुमंडलीय दाब को कौन मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका निर्धारण जो है ना 8 से 10 दिनों के अंतर्गत किया जाता है। मान लीजिए कि हवा की रफ्तार 8 से 10 दिनों के अंदर 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो आगे की जो कल का अनुभव है उसको भी माना जाएगा कि 8 से 10 किलोमीटर का अनुभव के अनुपात से चल रहा है, उसको औसत निकाला जाता है एक अनुपात में। ठीक है ना? लेकिन जलवायु जो है एक बड़े क्षेत्र से तात्पर्य रहता है, मान लीजिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से क्षेत्रों से इनका तात्पर्य रहता है। ये लंबे समय तक तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा एवं घटकों के औसत पर तय किया जाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह किस किस पे फैक्टर पे अफेक्ट करता है। वायुमंडलीय दाब, लंबे समय तक क्या क्या घटनाएं हुई वातावरण में वायुमंडल के प्रभाव से। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता किसे कहेंगे? वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है। तो ये इसके अनुसार, इसके औसत के अनुसार तय किया जाता है जलवायु को। इसका निर्धारण जो है सो 30 से 40 वर्षों के आधार पर किया जाता है, जबकि मौसम का निर्धारण 8 से 10 दिनों पर किया जाता है, क्योंकि यह छोटे क्षेत्रों का लगा होता है। आपको पंचायत के अनुसार बता दिया जाता है, वेदर कंडीशन पसंद पता है, जैसे मेरा है तो ये इतना रहने वाला है, इतना हवा चलेगा इतना किलोमीटर से, तो ये सब मौसम के अनुसार बताया जाता है। लेकिन एक जलवायु को बताने के लिए आपको बहुत लंबा अनुभव की जरूरत होती है, और वह पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटी है और कैसी हवाएं रही हैं, तो क्या क्या हुई है। तो अब हम लोग समझते हैं पवन। देखिए, पवन या आंधी, तूफान या हवा कह सकते हैं, इनको समझने से पहले हम लोगों को ज्यादा जरूरी है कि पवन को आखिर मापता कौन है, इसको दिशा कैसे निर्धारित किया जा सकता है। जैसे चक्रवात आता है, मान लीजिए वो घूमता रहता है, वो थोड़ी दूर सीधा चलेगा फिर घूम जाएगा, थोड़ी दूर सीधा चलेगा फिर घूम जाएगा, यानी उसका जो है ना मूविंग पॉइंट होता है, वो कर्व की तरह काम करता रहता है। तो उसी तरह से अगर दिशा को निर्देशित करना है कि ज्यादातर किस दिशा में जा रहा है, मान लीजिए कि बार बार जो है वो नॉर्थ की तरफ टर्न ले रहा है, तो उसको पता कैसे करेगा? तो उसको पता करने के लिए जो है ना वात दिग्दर्शी एक दिशा सूचक है, जो वायु को पता करता है कि इसका दिशा कौन सा है। ये जो है तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ऐसे करके आपको एक पंछी की तरह निशान रहता है, और यहाँ पे नीचे में जो है ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा रहता है। उसके अनुसार वहाँ पे कर्मचारी होता है वो, जो तुरंत उसको पता करते रहता है। लेकिन अब डिजिटल तरीका भी आ गया है पता करने के लिए, लेकिन ये जो है ना काफी कॉमन और बहुत पुराना है। इसके बाद जो है एक होता है एनीमोमीटर। ये जो है तो वायु का गति का मापन करता है। ये गति को कैसे मापता है? तो ये यहाँ पे जो है ना, ये जैसे जो पुराना घिरनी जो होता था, एक बच्चे लोग बनाता है, उसी तरह से स्टील का घिरनी होता है, वहां पर एक मोटर की तरह लगा होता है। तो ये घिरनी जितने रफ्तार से नचता है ना, तो वो मोटर जो है बताता है कि इसका स्पीड कितना है। ठीक है ना? तो स्पीड कितना है ये बताता है आपको एनीमोमीटर। ये आप याद रखिएगा कि वायु की गति को कौन मापता है? तो एनीमोमीटर। वायु की दिशा को कौन नापता है, बताता है? तो वात दिग्दर्शी। ठीक है ना? यह दिशा सूचक कह सकते हैं वायु के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पवन की जो रफ्तार है, यानी आंधी तूफान जो आएगा, उनका कितने रफ्तार होने से हमको कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। जरा देखिए, यहाँ से जो है ना 30 से 40 किलोमीटर तक हम बातचीत किए हैं, इससे आगे बातचीत किए हैं, लेकिन इनसे पीछे जो है ना नॉर्मल रहता है, थोड़ा बड़ा उड़ जाना, शॉर्ट सब का उड़ जाना, ये सब नॉर्मल रहता है। जैसे ताजी सांस लेना, ये सब नॉर्मल रहता है।
लेकिन 30 से 40 किलोमीटर में क्या होगा, आपको ताजी हवा मिलेगा। जैसे मान लीजिए छत पे गेहूं सब लारा रहता है ना, समेटते हैं तो उस समय काफी बढ़िया बढ़िया हवा चलने लगता है, एकदम सांस लेने लगते हैं खड़े होकर। तो वो वाला हवा जो है ना 30 से 40 किलोमीटर प्रति आवर में देता है। इसके बाद 40 से 60 किलोमीटर वाला जो है, इसमें शक्तिशाली हवा रहता है, यानी काफी तेज। घर पे अगर कोनो चीज मान लीजिए कि आपका जो नहीं रहता है तोड़ी सबका झांट वगैरह, वो सब उड़ जाएगा। आपका शक्तिशाली आंधी, फलिया सब रखे रहेंगे छत पे, वो सब उड़ के कहाँ दिन चल जाएगा। इसके बाद 60 से 90 किलोमीटर वाला जो है, ये काफी डेंजर है। ये आंधी है और शक्तिशाली आंधी है। इसमें जो है एलिवेस्टर उड़ जाएगा, आपका घर का बांस सब रखे हैं कहीं पे वो सब उड़ जाएगा। एलिवेस्टर में तो हम कई बार देखे हैं कि उसमें जो है सो बांस सब लगा रहता है, कलमपू के साथ ही उड़ जाता है। तो ये सब जो है 60 से 90 किलोमीटर पर आवर वाला में घटना होगा। इसके बाद जो है सो 90 से 117 किलोमीटर वाला, ये काफी डेंजर है। इसमें पोल सब गिर जाता है, पुराना मकान जो है, पुराना छत वाला मकान है, वो सब गिर जाएगा। इसके बाद ईंटों उड़ जाता है। 117 किलोमीटर से ऊपर उड़ेगा तो आदमियों उड़ जाएगा पीछे पीछे। तो ये सब लफड़ा जो है ना, इसको झंझावत कहा जाता है। झंझावत काफी डेंजर नाम है एक तरफ से तूफान के लिए, चक्रवात के लिए। तो ये झंझावत के रूप में देखा जाता है 90 से 117 किलोमीटर। लेकिन 117 किलोमीटर से ऊपर 300 किलोमीटर तक भारत में का तूफान आया है। जैसे कि आपको बता दें 05B, ये उड़ीसा के तट पर 29 अक्टूबर 1999 को आया था। इसमें 20,000 लोग मारे गया 2 दिन में, ऊपर से भारी वर्षा से हुआ था। इसके बाद जो है लगभग समझिए तो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ आदमी प्रभावित हुआ था। इसके पीछे बीमार पड़ गया था, किसी को कुछ हाथ में खरोच, पैर में खरोच, सारा लफड़ा इसी में था। एक और चक्रवात है, इसका रफ्तार जो है ना 300 किलोमीटर प्रति आवर था। और एक था नरगिस चक्रवात, जो 2 मई 2008 को यहाँ पर आया था आपको म्यांमार में। ये उड़ीसा से बनना शुरू हुआ था, ठीक है ना, उड़ीसा बंगाल से बनना वो शुरू हुआ था, और ये 2 मई को पहुंचा वहां पर म्यांमार में। ये हुआ क्या था कि मतलब जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में उसको सपोर्ट मिल रहा था चलने के लिए। तो इसका रफ्तार काफी तेज था, धीमी गति से निकला था लेकिन जाते जाते काफी तेज हो गया। इसका रफ्तार जो है ना लगभग माना जाता है कि 300 प्लस था, लेकिन बाद में इसका आकलन हुआ तो कुछ आगे चलकर देखा गया कि इसका रफ्तार 218 किलोमीटर प्रति आवर के आसपास। लेकिन पिछला म्यांमार में जो है इसका रफ्तार 300 प्लस था। इसके लिए इसमें जो है सो 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुआ था और 1.5 लाख लोग मृत्यु हो गया था। म्यांमार में बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 2 मई 2008 को पूरा एकदम से तूफान से मालामाल हो गया था पूरा म्यांमार। हमारा ही देख लीजिए, हमारा गाछ गिर गया कल एगो, उसको हम लोग सपोर्ट लगाएंगे जाके दौड़ल। तो ये सब लफड़ा जो है ना चक्रवाते में होता है। लेकिन अगर मोर देन 117 किलोमीटर रहे ना तो आप बच के रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। पुराना मकान, बिल्डिंग हम भी उड़िया सकते हैं, कोई भी उड़िया सकता है। लेकिन आपको देखिए गूगल पे आप जब भी जाएंगे, अगर आप जहाँ पर डेट देखते हैं मोबाइल में, वहां पर आपको दिखाई देगा वेदर कंडीशन। उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको नीचे में पता चल जाएगा कि अभी कितना रफ्तार से चल रहा है, हवा कितना रफ्तार से चल रहा है। अगर मान लीजिए 90 से 120 वाला चल रहा है तो जो भी बाहर में सामान सब है, टीना है, कुछ है, उसको अंदर कर लीजिए, हंडी सब है उसको अंदर कर लीजिए। इसके बाद अगर इससे ऊपर है 117 किलोमीटर से, तो आप पूरा परिवार को लेकर एक साथ बैठ जाइए उनको। तो ये सावधानी है, समझने के लिए सावधानी है। अगर होगा तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे वर्षा से संबंधित, और वर्षा कैसे होता है, नमी क्या है, और इन्हीं से संबंधित बातों को देखेंगे। आज के वीडियो में हम आशा करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।